स्टूडेंट, मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भूगोल संसाधन का अध्ययन करेंगे। संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है, जैसे देखिए संसाधन और उसका विकास का अध्ययन इसमें करेंगे हम लोग। तो प्रश्न बनता है संसाधन क्या है। देखिए मानव जब घुमंतु भोटिया का जीवन व्यतीत करता था उसमें उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, और आवश्यकताएं जब सीमित थी तो ऐसी परिस्थिति में उसे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज क्या है, आज घर चाहिए, चलने के लिए यातायात परिवहन के साधन चाहिए, बैठने उठने के लिए बेंच डेस्क कुर्सी टेबल चाहिए। अगर कृषि कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको मृदा चाहिए, भूमि चाहिए। किसी ऑफिस को बनाना है तो उसके लिए मकान चाहिए, भूमि चाहिए। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है वो सब क्या है, संसाधन है। वे सब क्या होती हैं, संसाधन होती हैं। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से जिसे मान्य रखा गया है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मोबाइल है, घड़ी हो गया, या फिर शर्ट पैंट, जो भी सामान है जिसको हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपने दिनचर्या में जिसे रोज़ रोज़ यूज करते हैं, वो सब के सब संसाधन हो जाती है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने की ज़रूरत पड़ती है, टीवी पड़ता है, पढ़ने के लिए लैपटॉप आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं संसाधन होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ प्रश्न बन रहा है कि संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रश्न बनता है कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर इसे चार वर्गों में बांटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और संचित संसाधनों में इसे वर्गीकृत कर दिया गया। अब हम लोग प्रश्न करेंगे कि जैव और अजैव संसाधन क्या है। वे सारे संसाधन जो जीवों से हमें प्राप्त होती है, तो ऐसे संसाधन को जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। वे सारे संसाधन जो हमें किससे प्राप्त होती है, जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होती है, जिनमें जीवन है, ऐसे संसाधन को जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी जगत हो गया, ये सब के सब कौन संसाधन है, जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो जाता है अजैविक संसाधन। देखिए अजैविक संसाधन क्या होता है, जिसमें जीव न हो। वे सभी संसाधन जो क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहे जाते हैं। जैसे चट्टान, जैसे धातुएं, जल, वायु, ये सब के सब क्या है, संसाधन तो है, लेकिन ये जीव से बने नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला संसाधन हो जाता है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, नया। ऐसा संसाधन जिसका पुरातन में, प्राचीन समय में इस्तेमाल न किया जाता हो, जो वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है, वे सारे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग की जा सके, जिसका भंडार अक्षय है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन या सतत पोषणीय संसाधन, पोषणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन या संवहनीय संसाधन के नाम से, संवहनीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा हो जाता है अनवीकरणीय, जैसे वायु, जल, ये हो गया। अनवीकरणीय जोन क्या है, इन संसाधनों को हम लोग गैर परंपरागत संसाधन भी कह सकते हैं।
दूसरा हो जाता है अनवीकरणीय, मतलब जो नया नहीं है, पुराना है। ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे खनिज, कोयला और पेट्रोलियम। ऐसे संसाधन को हम लोग असतत पोषणीय संसाधन, या फिर इसको यूँ कह सकते हैं असतत पोषणीय संसाधन, या यूँ कह सकते हैं अचक्रीय संसाधन, या कह सकते हैं असंवहनीय संसाधन या परंपरागत संसाधन। क्या कहते हैं? परंपरागत संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हो जाता है इसके बाद स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला हो जाता है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम निजी संसाधन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका मोबाइल अपना है, आपका घर अपना है, आपका खेत अपना है, आपका कपड़ा लता अपना है, तो ये निजी संसाधन हो गया। वे सारी वस्तुएं, वे सारी संसाधन जिस पर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का हक होता है, अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन हो गया, घर हो गया, आपका पर्सनल मोबाइल हो गया, आपका पर्सनल गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? पर्सनल संसाधन या निजी संसाधन कहे जाते हैं। एक होता है सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक संसाधन का मतलब ये होता है कि वे संसाधन जिसका उपयोग किसी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है, ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे गांव में हम लोग अक्सर देखते हैं कि गांव में क्या होता है? सामुदायिक भवन होता है, किसी गांव का अपना मंदिर होता है, अपना मस्जिद होता है, अपना प्रांगण होता है, अपना खेल का मैदान होता है, अपना चारागाह होता है, जिस पर उसी गांव के, उसी समाज के लोग जाकर कार्य करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अन्य किसी समुदाय या विशेष वर्ग के लोग वहां जाते हैं तो उन्हें उससे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगला हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिस पर मालिकाना हक किसका होता है? राष्ट्र का होता है। किसका होता है? राष्ट्र का होता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे राष्ट्र का अपना क्या होता है? बैंक होता है, राष्ट्र का अपना रेलवे है, अपना हेलीपैड सेवा है, हेलीकॉप्टर सेवा है, बंदरगाह है, ये सब के सब, दूरसंचार विभाग हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। 200 मील तक समुद्र के तट के अंदर की भी सारी भूभाग जो होती है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिस पर सारे राष्ट्रों का आधिपत्य होता है, सारे राष्ट्र उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अर्थात अगर समुद्र तट है, वहाँ से 200 मील दूरी के बाद का जो एरिया होता है समुद्र का, वो से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसके बाद हो जाता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्ग। पहला वर्ग हो जाता है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, किसी प्रदेश में विद्यमान है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग अभी वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में पेट्रोलियम का भंडार मध्य क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में मिला है, लेकिन उसका अभी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है? मुंबई हाई तेल क्षेत्र से, असम से, नरकटिया और डिगबोई से तेल निकासी की जा रही है। इसका जो तेल निकासी का जो व्यवस्था है उसमें खर्च ज़्यादा है, और खर्च ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है? इससे कम खर्च में हम लोग को विदेशों से तेल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस पर विशेष फोकस नहीं की जाती है। दूसरा हो जाता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। जिसका हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब संसाधन क्या हो गया? विकसित संसाधन की श्रेणी में आता है। अगला हो जाता है भंडारित संसाधन।
पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वे संसाधन क्या कहे जाते हैं? भंडारित संसाधन के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला हो जाता है संचित संसाधन। संचित क्या हो जाता है? वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे H2O जल है। जल में क्या है? 2 भाग हाइड्रोजन और 1 बार ऑक्सीजन है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन है। लेकिन वर्तमान समय में इससे जो तकनीक है वो इतना जटिल है कि जल से हाइड्रोजन को निकालना अभी हम लोग प्रारंभ नहीं किए हैं, इसलिए इसको संचित संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे फिर है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास देखिए, संसाधनों का देखिए, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की क्या है? देन है। इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा होती है। पहला, कुछ व्यक्ति लालच व संसाधनों का ह्रास करते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में चला जाता है, जिससे एक भाग अमीर हो जाता है और दूसरा भाग गरीब हो जाता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति में संकट आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक संकट यानी गर्मी की मात्रा में इजाफा हो रही है, असमय वर्षा, असमय धूप, असमय सारी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि में उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखिए, सतत माने हमेशा पोषण रहे। जैसे मान लीजिए हम अपने विकास की क्रिया के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भंडार कैसा है। जैसे अभी हम लोग ईंधन के रूप में पेट्रोलियम और कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जग जाहिर है कि पेट्रोलियम और कोयला जो है वो दोनों का भंडार सीमित है और ये दोनों एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो कोयला और पेट्रोलियम से वंचित रह जाएगा, तो उनके लिए विकास की क्रिया के लिए कोई एनर्जी नहीं बच पाएगी। तो हमें ऐसा विकास करना है जिससे वर्तमान की स्थिति भी आसानी से चले और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों का इस्तेमाल करने का विकल्प मौजूद रहे। तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सतत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। यानी सतत पोषणीय विकास क्या हुआ? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे वर्तमान में तो इस्तेमाल किया ही जाए, साथ ही साथ उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। आगे है एजेंडा 21। देखिए, एजेंडा 21 क्या है? हम चूंकि जान चुके हैं कि मानव का ईश्वर बनने की इच्छा मानवता पर क्या है? भारी है। मानव विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिससे प्राकृतिक परिघटनाएं असमय हो रही है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं असमय वर्षा हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो आए दिन होती ही जा रही है। तो गर्मी की मात्रा में इजाफा होती जा रही है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने क्या किया? वो एक एजेंडा 21 लाया। कब? 1992 ईस्वी में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से पर्यावरण विकास का एक सम्मेलन हुआ। पर्यावरण विकास का एक सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। इसमें क्या किया गया? एजेंडा, जिसे एजेंडा 21 कहा गया, इसका मूल उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरण में होने वाले क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। यानी मूल रूप से पर्यावरण में होने वाले मूलचूल परिवर्तनों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाया जाए। अब प्रश्न बनता है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब योजनाबद्ध तरीके से होता है। ऐसा उपाय अथवा तकनीक
ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित या सुनिश्चित प्रयोग किया जाता है, संसाधन का नियोजन कहा जाता है। भारत में संसाधनों का नियोजन, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए। भारत में संसाधनों के नियोजन के लिए मुख्य निम्नलिखित बिंदु है। क्या? पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना चाहिए। मुकेश, वहाँ से बैटरी लगा देता हूँ, चार्जर। संसाधनों का पहचान करके उसकी एक तालिका बनानी चाहिए। साथ ही साथ उपयुक्त कौशल और टेक्नोलॉजी के संस्थागत ढांचे का सही से इस्तेमाल करते हुए उसका नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना चाहिए। यानी सीधा सीधा हम समझें कि संसाधनों का संरक्षण क्या हुआ कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीका से समुचित प्रयोग करना ही संसाधनों का तो आगे हम समझ के भारत में संसाधनों के नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संसाधन का संरक्षण। देखिए, संसाधनों का संरक्षण मतलब बचाव। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि संसाधनों को हम उपयोग करना छोड़ दें, बल्कि संसाधनों का समुचित और विवेकपूर्ण तरीका से इस्तेमाल करें। जैसे जहाँ पर हमें पैदल जाना हो पैदल जाएं, जहाँ साइकिल से जाना हो साइकिल से जाएंगे, जहाँ मोटरसाइकिल से ना जाकर सामूहिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा सामूहिक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। घरों में रात्रि के समय में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को चलाना है उसी को चलाएंगे, बाकी लाइट बत्ती आदि को बुझा देंगे जिससे बिजली की बचत हो सके। तो इसी को यदि कहीं खड़ा होकर बात करना है तो गाड़ी 2 मिनट से ज़्यादा रोकना है तो गाड़ी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर ऐसी क्रियाएं करते हैं तो हम संसाधनों को बचा सकते हैं। जहां पेट्रोलियम और कोयला का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए तो ऐसा करने से संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। अब अगला हो जाता है पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, 1992 ईस्वी में क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया जिस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी गई। यह सम्मेलन प्रत्येक 5 साल पर होता था। यह सम्मेलन प्रत्येक 5 साल पर किया जाता था। फर्स्ट सम्मेलन जो था 1992 में हुआ, उसके 5 साल बाद 1997 में हुआ, उसके बाद 2002 में हुआ। लेकिन 2002 के बाद कुछ व्यवधानें आई क्योंकि उनकी जो शर्तें थी उन शर्तों को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो विकसित देश थे वो संसाधनों का इस्तेमाल कर अपने आप को सुरक्षित कर लिए थे, लेकिन जो विकासशील देश थे वे इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमें जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे में यह जो समुदाय था वो भंग हो गया और इस प्रकार पृथ्वी सम्मेलन 2002 के बाद पुनः नहीं हुई। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा इसका अगला पार्ट का भी होगा, है ना, जिसे देखते चलिएगा। और केशव क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसमें इसका पूरा PDF मिल जाएगा जिसको आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।